नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी फॉर आईएएस एंड पीसीएस में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को ज्योग्राफी का पार्ट 7 पढ़ाऊंगा। इस पार्ट में दोस्तों हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान को देखेंगे दोस्तों। इसमें हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान का विवाद, भारत और पाकिस्तान का समझौता, सीमा, बाउंड्री इत्यादि चीज़ों को हम इस पार्ट में देखेंगे दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों पाकिस्तान का, तो भारत और पाकिस्तान जो हैं वो दोनों देश क्या करते हैं दोस्तों, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों देश क्या करते हैं, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। और दोस्तों अगर बात किया जाए पाकिस्तान से सटे भारत के राज्यों की, तो पाकिस्तान से सटे भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों पहले क्या था, पहले था जैसे आपका हो गया पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया और जम्मू कश्मीर था दोस्तों। किंतु दोस्तों अब जम्मू कश्मीर को एक क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। और लद्दाख को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो दोस्तों पहले क्या था, पहले पाकिस्तान से भारत के 4 राज्य सटे हुए थे, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर। किंतु दोस्तों अब क्या है, अब अगर बात किया जाए तो अब 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सटे हुए हैं, जिससे गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये दोस्तों तीनों राज्य हो गए। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब इस समय क्या है, 31 अक्टूबर 2019 से इनको दोस्तों बना दिया गया है, यूटी बना दिया गया है, एक तरीके से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। हाँ दोस्तों, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो इसको हम देखते हैं मैप में। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जिससे आपका है, ये पूरा का पूरा आपका पाकिस्तान वाला एरिया है, ये आपका पूरा पाकिस्तान है। अगर देखा जाए गुजरात, तो गुजरात यहाँ से क्या बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। दोस्तों ये है आपका पुराना मैप है। किंतु अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये वाला एरिया है लद्दाख हो गया और ये वाला एरिया हो गया जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से भी टच हो रहा है, यहाँ से भी टच हो रहा है। अगर बात की जाए तो क्या 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। राज्यों में आपका हो गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर हो गया और इधर लद्दाख वाला एरिया आता है। और दोस्तों अभी मैं आपको एक बात और बताया हूँ, अगर बात किया जाए राजस्थान राज्य का, तो ये पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, राजस्थान वाला राज्य। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। दोस्तों जैसे मैं अभी आपको बताया हूँ कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश क्या करते हैं, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों सीमा तो साझा करते हैं, किंतु हमको ये नहीं पता है अभी कि सीमा के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ बाउंड्रीज, ये सब चीज़ें अभी हमको नहीं पता है। तो हम पहले सीमा को देखते हैं कि सीमा के प्रकार क्या हैं, तब उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए सीमा के प्रकार का, तो दोस्तों जो सीमा के प्रकार है वो 3 प्रकार की सीमा होते हैं। पहला आपका हो गया भौगोलिक सीमा, दूसरा आपका होता है एक तरीके से अक्षांशीय सीमा, यहाँ पे जो है ये है दोस्तों। तीसरा आपका है दोस्तों अध्यारोपित सीमा, ये आपका है अध्यारोपित सीमा, नीचे इसके अध्यारोपित सीमा। दोस्तों सीमा 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया भौगोलिक सीमा, दूसरा आपका हो गया अक्षांशीय सीमा, तीसरा आपका हो गया अध्यारोपित सीमा। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं भौगोलिक सीमा किसे कहते हैं। जब दो देशों के बीच में प्राकृतिक रूप से सीमा का निर्धारण किया जाए, कैसे दोस्तों, प्राकृतिक रूप से, तो उसे भौगोलिक सीमा कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपका जूरा पर्वत, जो कि स्विट्जरलैंड और फ्रांस के मध्य में है। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपका है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, ये दोस्तों इंडिया और म्यांमार के बीच में है। तो हम देखते हैं पहले जूरा पर्वत को। ये दोस्तों जो जूरा पर्वत वाला एरिया है नहीं, ये आपका है क्या, ये आपका स्विट्जरलैंड है, इधर पूरा आपका स्विट्जरलैंड है और इधर आपका फ्रांस है। दोस्तों अगर बात किया जाए, मैं अभी आपको बताया हूँ कि भौगोलिक सीमा की बात हो रही, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि जूरा पर्वत। देखिए क्या होता है, जब कोई देश हो और उन देशों के मध्य प्राकृतिक चीजें अर्थात भौगोलिक चीजों का, भौगोलिक चीजों से वो बटा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, भौगोलिक सीमा कहते हैं। जैसे देखिए इस तरफ आपका फ्रांस वाला एरिया है
और ये आपका स्विट्जरलैंड वाला एरिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका है जूरा माउंटेन्स है, आपका जूरा पर्वत है। तो ये दोस्तों क्या कर रही है, भौगोलिक सीमा बना रही है। चीज़ें आपको ध्यान देना है, ये भौगोलिक सीमा बनाती है कौन, जूरा पर्वत। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है, अराकान योमत पर्वत श्रृंखला। दोस्तों जो अराकान योमत पर्वत श्रृंखला है वो भारत और म्यांमार के बीच में है। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये आपका दिखाई दे रहा है, ये अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है। ये आपका यहाँ दिखाई दे रहा है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। ये दोस्तों इसके इधर वाला एरिया क्या है, भारत है, और इसके इधर वाला एरिया क्या है, म्यांमार है दोस्तों। तो अराकान योमन पर्वत श्रृंखला यहाँ क्या बना रही है, भौगोलिक सीमा बना रही है दोस्तों। ये क्या कर रही है, भौगोलिक सीमा बना रही है। चीज को ध्यान दीजिएगा, भारत और म्यांमार के बीच में भौगोलिक सीमा कौन बनाता है, कौन सा पर्वत, तो अराकान योमत, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। ओके दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए अक्षांशीय सीमा का, लैटिट्यूड बाउंड्री की, तो हम इसको देखते हैं। जब दो देशों के बीच अक्षांशीय रूप से सीमा का निर्धारण किया जाता है तो उसे अक्षांशीय सीमा कहते हैं दोस्तों। जब किन्हीं दो देशों के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में अक्षांशीय सीमा का निर्धारण होता है दोस्तों, अर्थात मैं आपको बताया अक्षांश के बारे में बता दिया हूँ। जिससे आपका ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पृथ्वी हो गई, भूमध्य रेखा। और दोस्तों जो अक्षांशीय सीमा होता है वो ऐसे होता है, समानांतर होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसे कहते हैं अक्षांशीय सीमा। तो जब दो देशों के बीच में अक्षांशीय रूप से सीमा का निर्धारण होता है तो उसे क्या कहते हैं, अक्षांशीय सीमा कहते हैं, लैटिट्यूड बाउंड्री कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए दोस्तों, तो एग्जाम्पल आपका है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये दोस्तों जो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये दोस्तों उत्तरी कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये दोस्तों ये जो है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये कनाडा और अमेरिका के बीच में है। तो चलिए हम इसको देखते हैं मैप में 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। ये देखिए दोस्तों, ये मैप में आप देख रहे होंगे, ये 38 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये क्या करती है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को बांट रही है। यहाँ से इधर दोस्तों, इधर किसका सीमा है, उत्तरी कोरिया का, और इधर दक्षिणी कोरिया का है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, अध्यारोपित सीमा, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। अगर दोस्तों सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री की बात की जाए तो इसको हम कैसे देखते हैं, इसको देखिएगा। जब किसी देश के किसी भूभाग पर कब्जा करके लाइन खींची जाती है तो उसे सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कहते हैं, अध्यारोपित सीमा कहते हैं दोस्तों। जब किसी भी देश पर या जब किसी देश के भूभाग पर कब्जा कर लिया जाता है, फिर कब्जा करने के बाद वहां से जब जो लाइन खींची जाती है उसे कहते हैं सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री या अध्यारोपित सीमा। जिससे दोस्तों आपका एलओसी वाला एरिया है जो कि पीओके में है, और एलएसी जो कि अक्साई चीन वाला एरिया है। इस चीज को दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, ये अक्साई चीन वाला एरिया और एलओसी जो है पीओके, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम इसको मैप में देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका मैप है ना, ये मैप का जो ये वाला एरिया है, ये क्या है आपका, ये आपका यहाँ से खींचा गया है, एलएसी खींचा गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और दोस्तों यहाँ से खींचा गया एलओसी। दोस्तों जो एलओसी है वो पाकिस्तान पीओके में आता है, और जो एलएसी है वो अक्साई चीन के कब्जे में आता है। ये जो दोस्तों है नहीं, ये चीन ने जबरदस्ती एक तरीके से देखा जाए तो गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया था। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों हम देखते हैं एलओसी को, एकदम विस्तार से देखते हैं एलओसी को। ये जो दोस्तों एलओसी की बात है दोस्तों, ये पाकिस्तान के एरिया में है, पीओके वाला हिस्सा है दोस्तों। दोस्तों अगर बात की जाए एलओसी का, तो 1972 में शिमला समझौता के दौरान एक अस्थायी युद्ध विराम रेखा खींचा गया जिसे एलओसी कहा जाता है दोस्तों। ये जो रेखा है ये 1972 में शिमला समझौता के दौरान खींचा गया था। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं आपको बताऊं
जैसे ही भारत देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के तुरंत बाद, भारत देश आज़ाद होने के तुरंत बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने उस वाले एरिया पे, पीओके वाले एरिया पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और दोस्तों जब वो कब्जा कर लिया तो उस समय क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। ये उनकी पूरी की पूरी गलती है, अगर वो चाहते तो ऐसा कुछ ना होता। तो चलिए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं, मजा आएगा इसमें। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को हम देखते हैं, जो ये पीओके वाला जो हिस्सा है, जो विवाद है, उसको हम देखते हैं। हमारे आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में ही पाकिस्तान ने पीओके वाले हिस्से पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया, एक तरीके से इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद 1972 में उसने क्या किया दोस्तों, 1972 में उस विराम रेखा को एक औपचारिक नाम दिया गया जिसे एलओसी कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बताया हूँ, जो वो कब्जा किया था थोड़ा बहुत, वो 1963 में, उसमें से थोड़ा हिस्सा जो एक तरीके से सच्चगम घाटी वाला इलाका है, उसको चीन को गिफ्ट दे दिया था। तो दोस्तों ये जो 1947 में पाकिस्तान ने कब्जा किया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया, तो उसके बाद 1972 ईस्वी में उस विराम रेखा को एक औपचारिक नाम दिया गया जिसे एलओसी कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में, अगर दोस्तों बात किया जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका क्या नाम है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। और ये जो दोस्तों ये जो है आपका एलओसी वाला जो है रेखा, एलओसी लाइन है, वो दोस्तों बाद में खींचा गया 1972 में शिमला समझौता के दौरान। और दोस्तों अगर बात हो रही पीओके की, तो पीओके की राजधानी कहाँ है दोस्तों, मुजफ्फराबाद है। भारत की सबसे, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन तथा इंदिरा काल वाला पॉइंट जो है दोस्तों पीओके में ही आता है, ये चीज़ आप माइंड करिएगा। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं, और दोस्तों सभी का सभी युद्ध पाकिस्तान ही जीता है, एक युद्ध छोड़ करके। तो चलिए हम इसको देखते हैं चारों युद्ध को। पहला युद्ध दोस्तों जो हुआ था वो 1947 में हुआ था। इस युद्ध में पीओके जो है वो भारत के हाथ से चली गई थी। और दोस्तों जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1965 में हुआ था। इस युद्ध में ऑपरेशन जिब्राल्टर की लड़ाई हुई थी दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है, अगर टैंकों की युद्ध की बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टैंक युद्ध कब हुआ था दोस्तों, इसी में हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान का विवाद था 1965 में। तो क्या चलाया गया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था। और सबसे बड़ा टैंक युद्ध यही हुआ था दोस्तों, टैंक बैटल सबसे बड़ा यही हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है मुक्त वाहिनी युद्ध। दोस्तों 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश भारत से अलग हुआ था, ये चीज़ आपको पता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पाकिस्तान दो तरह से था। जब बांग्लादेश 1971 ईस्वी में अलग हुआ था तो पाकिस्तान दो तरह से था। पहला था दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में दोस्तों क्या हुआ, दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका ये है पूरा, ये एरिया है, इधर दोस्तों पाकिस्तान है, इधर क्या है बांग्लादेश है, इधर वाले एरिया में। तो दोस्तों इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था और इसको पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इसमें जो कारण था युद्ध होने का वो कैसे था उसको हम देखते हैं, विस्तार से देखते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में 1971 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया था। उस विद्रोह के कारण वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति छोड़ी गई थी या हो गई थी। तो बड़ी संख्या में बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगे। इससे भारत के लिए एक शरणार्थी संकट उत्पन्न हो गया। कैसा संकट, शरणार्थी संकट उत्पन्न हो गया। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि आपके यहाँ से जनता हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो हम भारतीयों के लिए एक समस्या का कार्य कर रहा है। किंतु पाकिस्तान ने भारत की बात नहीं सुनी, तो भारत को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ा। तो भारत को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ा। और दोस्तों इस युद्ध में मुक्त वाहिनी नामक एक सेना भेजी गई। इस युद्ध में मुक्त वाहिनी नामक एक सेना भेजी गई और इस युद्ध में भी भारत की जीत हुई।
इस जीत में रूस का अहम योगदान था। दोस्तों इस जीत में रूस ने भारत का बहुत ज़्यादा योगदान दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया था। तो चलिए दोस्तों, एक नोट है, इसको देखते हैं। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कब से कहा जाने लगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसी युद्ध के बाद इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाने लगा। कब दोस्तों? जब मुक्ति वाहिनी नामक सेना भेजी गई थी 1971 वाले युद्ध के बाद इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि इस युद्ध में भारत की एक अहम जीत हुई थी। ओके दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं, कारगिल युद्ध 1999। इस युद्ध में ऑपरेशन विजय चलाया गया। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी। दोस्तों ये जो युद्ध है कारगिल युद्ध वाला, इसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया था और इस युद्ध में भी हम भारतीयों की जीत हुई थी। ओके दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट विवाद जो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो है सरक्रिक विवाद। सरक्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, यह कच्छ की खाड़ी में आता है। सरक्रिक 96 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ पर मछली उत्पादन, नमक और पेट्रोलियम होता है और यहाँ पर अक्सर मछुआरे का विवाद होता रहता है। दोस्तों जो सरक्रिक विवाद है नहीं, यहाँ पर मोस्टली अगर बात की जाए जो विवाद होता है वो मछुआरों का विवाद होता है, क्योंकि वहाँ से मछुआरे इधर आ जाते हैं, इधर के मछुआरे उधर आ जाते हैं, उधर के मछुआरे उधर, यही प्रॉब्लम होता रहता है। अगर बात किया गया सरक्रिक का, तो हम इसमें दोस्तों एक पार्ट देखते हैं, एक पार्ट को निकालते हैं, क्रिक, उसका अर्थ क्या होता है उसको देखते हैं हम। क्रिक महासागर का स्थल में, दोस्तों अगर बात की जाए क्रिक किसे कहते हैं, तो क्रिक महासागर का स्थल में घुसा हुआ संकीर्ण जलीय भाग को क्रिक कहा जाता है। दोस्तों इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैप में दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ, बहुत ही एक तरीके से कहा जाए, जैसे मैंने कहा दोस्तों ये है भारत का वो है और ये पाकिस्तान का एरिया है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे 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 नीचे क्या है, जलीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर जलीय क्षेत्र आया और उसके बाद यहाँ तक पानी भर गया। तो दोस्तों ये जो पानी भर गया है, तो इसी वाले एरिया को कहा जाता है क्या, क्रीक कहा जाता है। यहाँ पर समझाया गया ना, महासागर का स्थल में घुसा हुआ संकीर्ण जलीय भाग को क्रीक कहा जाता है। दोस्तों ये जो जलीय भाग घुसा हुआ नहीं, इसी को क्रीक कहते हैं। देखिए दोस्तों इसको मैप में, ये जैसे आपका क्रीक है, सर क्रीक है, ये क्या है, ये स्थलीय भाग है। और यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, ऐसे ऐसे गया है, ये ऐसे बन गया और उसके बाद क्या, यहाँ पे महासागर का जो जलीय भाग वो घुस गया इधर, ये सर क्रीक। तो यही सब ये जो है ये विवाद है, सर क्रीक वाला विवाद। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्रीक के बारे में समझ में आ गया होगा और जो सर क्रीक विवाद है वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, भारत और पाकिस्तान के बीच में और कौन सा विवाद है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो डिस्प्यूट है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो है कच्छ का रण विवाद। कच्छ का जो रण विवाद है दोस्तों, इसको हम देखते हैं, विस्तार से देखेंगे। कच्छ रण विवाद का समझौता 1968 में हो गया था। इसका 90% हिस्सा, यहाँ दोस्तों हिस्सा होना चाहिए, हिस्सा का भारत के पास है। दोस्तों यहाँ का जो 90% हिस्सा है कच्छ के रण वाले विवाद का, उसका 90% हिस्सा भारत के पास है, जबकि 10% हिस्सा पाकिस्तान के पास है। दोस्तों यहाँ पर भी हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों जो कच्छ का रण विवाद है ये क्या हुआ था, इसका समझौता 1968 में हो गया था। और दोस्तों जो कच्छ का रण विवाद है इसका 90% जो पार्ट है वो भारत के पास है, जबकि 10% पार्ट पाकिस्तान के पास है। दोस्तों ये जो कच्छ का रण विवाद वाला जो ये विवाद है, ये जो भाग है, इसका महत्व अगर देखा जाए तो दोस्तों इसका महत्व जो है वो पर्यटन और नमक उत्पादन के लिए होता है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा एरिया है, यहाँ पर पर्यटन के लिए लोग आते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये जो है ये कच्छ का रण वाला हिस्सा है, ये इसी को लेकर के हमेशा पहले विवाद होता रहता था, किंतु इसका समझौता 1968 में हो गया था। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसका 90% पार्ट जो है वो है भारत के पास, अपने इंडिया के पास, और 10% पार्ट है वो पाकिस्तान के पास है। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो आगे चलते हैं दोस्तों, वो है सियाचिन ग्लेशियर विवाद है। यह विवाद जो है दोस्तों, यह विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है।
यह भारत के उत्तरी इलाके में स्थित एक बर्फीला क्षेत्र है। अगर बात की जाए सियाचिन ग्लेशियर का, तो ये भारत के उत्तरी इलाके में स्थित एक बर्फीला क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 5700 मीटर है और लंबाई 72 किलोमीटर है। अगर दोस्तों चौड़ाई की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी चौड़ाई 2 से 3 किलोमीटर तक की है। यहाँ पर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। कहाँ पे दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर में। दोस्तों ये आपका जो है, ये जो सियाचिन ग्लेशियर वाला एरिया है दोस्तों, ये एक बर्फीला क्षेत्र है। यहाँ पे इसके जो ऊंचाई है दोस्तों कितना है? 5700 मीटर है लगभग में। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सियाचिन ग्लेशियर वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर के बारे में थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं। दोस्तों जो सियाचिन है वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अगर बात की जाए वर्ल्ड की बात किया जाए, तो सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यह जो दोस्तों, यह ट्रांस हिमालयन का हिस्सा है और यह काराकोरम श्रेणी का भी एक भाग है। कौन सा चीज़ दोस्तों? सियाचिन। यहाँ पर सावेटेरो पर्वत श्रेणी है, यहीं से नुब्रा नदी निकलती है। सावेटेरो पर्वत श्रेणी और नुब्रा नदी यहीं से निकलती है, जो जाकर श्योक नदी में मिल जाती है। श्योक नहीं दोस्तों, यहाँ पर श्योक होना चाहिए, जो जाकर श्योक नदी में मिल जाती है और श्योक नदी से सिंधु नदी में मिल जाती है। आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, वो सियाचिन में ग्लेशियर ब्रूम और बिलोफोंडला नामक 2 ग्लेशियर। अगर बात की जाए सियाचिन में कितने ग्लेशियर हैं, तो सियाचिन में 2 ग्लेशियर हैं। पहला आपका है ग्लेशियर ब्रूम, दूसरा आपका है बिलोफोंडला। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में देखेंगे दोस्तों हम भारत और नेपाल के बारे में देखेंगे। भारत और नेपाल के बारे में समझौता, विवाद, जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। और दोस्तों ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।